स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज अपन लेकर आए हैं आपके सामने एनएमएस एग्ज़ाम 2023 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी अगर आपके इसी मंथ या इसी साल एग्ज़ाम है, आपने एनएमएस एग्ज़ाम 2023-24 का फॉर्म भरा है और आपका एग्ज़ाम डेट आई है या अभी तक 1-2 महीने के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि सभी यूट्यूब पर रीजनिंग, मैथ्स और आपके साइंस, जीके के सारे क्वेश्चन करवा देते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपके एनएमएस एग्ज़ाम 2023 के जितने भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन लेकर आता है। और आज अपन लेकर आए हैं आपके सामने हिंदी का जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार रहने वाला है और कैसे आपको उसका सॉल्व करना है। आज तक ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपको पूरा का पूरा जो मैटर है वो उपलब्ध करवाए। एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है टारगेट एग्ज़ाम 09। तो इसको अभी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जितने भी नए साथी जुड़े हैं उसे मेरा एक बार निवेदन है कि वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आगे वीडियो देखना, क्लास को पूरा देखें और क्लास को शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों तक। आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो आपने आज हम फिर क्लास लेकर आए हैं आपके सामने। हमें पता है कि आप आखिर बच्चे गलती कहाँ करते हैं। एनएमएस एग्ज़ाम 2023 के अंदर लगभग सभी बच्चे दूसरे पोर्शन को क्लियर कर लेंगे, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई ध्यान नहीं देता है और इसके अंदर आपके एनएमएस एग्ज़ाम में हिंदी बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी जाती है। तो अगर आप उसके क्वेश्चन करके आते हैं तो आपके सामने बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट के अंदर पॉजिटिवता देखने को मिलेगी और आप निश्चित ही सफल होंगे। तो अपन आज की क्लास में हिंदी की तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो अपन बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं आज के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हैं। तो आपको इसको एक बार फिर देख के जाना है एग्जाम के अंदर, बहुत ही अच्छी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो आप क्लास को पूरा देखें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमें एक दिन बहुत उपलब्धि तक पहुँचाना है। तो जितने भी तो आपको बताना है कि अभ्यारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। आपको बताना है कि अभ्यारण शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। ये ऑप्शन है, अपन देखते हैं क्या है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं पेन को और आपको बताना है कि अभ्यारण शब्द में जो संधि विच्छेद है वो किस प्रकार रहने वाला है। ये ऑप्शन है अभ्यादन आरणीय, अभ्यादन अरणीय, अभ्यदन अरणीय या अभ्यदन आरणीय। तो इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि अभ्यारण शब्द के अंदर संधि विच्छेद संधि कौन सी है, इसके अंदर संधि है कौन सी, इसके अंदर सब आपके संधि होने वाली है कौन सी संधि होने वाली है। इसके अंदर संधि होगी आपके दीर्घ संधि होगी। जैसे कि इसके अंदर आपको देखना है, जैसे कि ए, अभ्य के अंदर ए और अरणीय के अंदर ए, ये ए और ए मिलकर क्या बन जाएंगे, ए और ए मिलकर बन जाएंगे आपके आ। क्या बन जाएगा, आ। तो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य के अंदर क्या है, या के अंदर आ की मात्रा है। तो आपकी ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको संधि की और सारे शब्द चाहिए और आपको प्रैक्टिस चाहिए तो हमें बता दें कमेंट के अंदर कि हमें सर संधि के बारे में और चाहिए। तो अपन लगभग संधि के 400 से 500 क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे, उससे बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आप कमेंट के अंदर जिसको भी पढ़ना है संधि वो कमेंट के अंदर बता दें, बहुत ही अच्छी लेवल की आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि दिन रात मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। वाक्य में रेखांकित पद में समास पूछा गया है। आपको इतना बड़ा ध्यान नहीं रखना है, वाक्य के अंदर पूछा गया है समास पूछा गया है। तो आपको जितना भी रेखांकित किया गया है उस शब्द के अंदर ध्यान देना है कि उसके अंदर कौन सा समास है, उसके अंदर कौन सा समास है। दिन रात और दिन, इसके अंदर जितने भी शब्द के अंदर आपके डैश लगा होता है ये बीच में, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना इसके अंदर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। आपको बताना है बेटा शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपको पूछा गया नहीं है पुत्र, सूत, अनुज और तन्य। तो इसके अंदर आपको बताना है कि बेटा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बेटा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पुत्र है, सूत भी है और तन्य भी है, लेकिन अनुज है जो बेटा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी सी शब्द इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में से उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है किसके अंदर से उपसर्ग नहीं है। सज्जल, सजग, सपूत और सत्कार।
इसके अंदर से उपसर्ग बताना है। जैसे कि आपको ध्यान है सैदन जल सजल, सैदन जग सजग, सैदन पूत सपूत, लेकिन सैदन तकार कभी नहीं होता है, हमेशा होता है सतदन कार, सत्कार होता है। यानी इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, सत उपसर्ग है, तो ये आपके भिन्न हो जाएगा। इसके अंदर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सत उपसर्ग हो जाएगा। बाकी सज्जक सपूत और सज्जक के अंदर से उपसर्ग है, तो आपके इसमें भी डी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, इसके अंदर कौन सा पंक्ति में अलंकार पूछा गया, आपको अलंकार बताना है। यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। तो इसके अंदर सभी को पता है कि जिसे मोहनी मूरत, इसके अंदर दो शब्दों की रिपीटेशन हो रहा है, मैं का दो बार, मोहनी और मूरत, मैं इसमें मोहनी के अंदर मैं और मूरत के अंदर भी मैं, सांवरी सूरत से इसके अंदर और इसके अंदर भी से, जो जितने भी दो बार शब्दों का रिपीटेशन होता है तो उसमें आपको ध्यान रखना अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द है वो अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध नहीं है पूछा गया है। उज्ज्वल, अतिशयित, आशीर्वाद और दवाइयाँ, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा शब्द है वो अशुद्ध नहीं है। तो उज्जवल है, जो एक उज्ज्वल है वो एक अशुद्ध नहीं है, जबकि शुद्ध है, यानी ए आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो नीति का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं, जो नीति का ज्ञाता उसे क्या कहते हैं। एक शब्द बताना आपको, निर्गुण या नीतिज्ञ, निर्धन या निर्माता। इसमें आपको सभी को पता है कि नीति का ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं, नीतिज्ञ कहते हैं, यानी बी आंसर आपके इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ बताना आपको, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ आप सभी को पता है गुस्सा होना, यानी बी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उसने घर का सारा काम संभाल लिया, रेखांकित में आपको कारक बताना है, संबोधन कारक, अपादान कारक या संबोधन या संप्रदाय कारक। इसके अंदर आपको बताना है कि जो भी रेखांकित किया गया है उसके अंदर अगर का के रे री आता है तो उसमें संबोधन कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक, यानी सी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मजेदार शब्द का अर्थ क्या है, मजेदार शब्द का अर्थ बताना आपको, मध, मंजिला, प्रवाह के बीच या मल्लाह। इसके अंदर आपको ध्यान रखना मजेदार शब्द का अर्थ होता है प्रवाह के बीच, क्या होता है, प्रवाह के बीच, यानी सी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है, कर्पण, कर्ण, कारक और कान। तो कर्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, कान होगा, यानी डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी क्लास को अभी देख रहे हैं उसे प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको क्या जाता है यार, अपन इतना मैटर आपको दे रहे हैं तो आपको एक चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और क्या करना है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहा आपको लिए नई नई वीडियो और नई नई क्लासें अपलोड करते हैं, आपको भी फ़ायदा होने वाला है। तो जितने भी अभी साथी देख रहे हैं उसको प्लीज़ एक बार निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लव और कुश का संपूर्ण विज्ञान का ज्ञान दिया गया था गुरु शिष्य द्वारा, महर्षि वाल्मीकि, गुरु विश्वामित्र या महर्षि वेदव्यास। तो लव और कुश को संपूर्ण विद्या का ज्ञान किसने दिया, महर्षि वाल्मीकि ने दिया, यानी बी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, करौली में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में या चित्तौड़ में। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, यानी सी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा हमीर का पुण्य धरा, पुण्य धरा, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है कि पुण्य धरा, आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पुण्य धरा का पूछा है तो पुण्य का अर्थ जहाँ पर जन्म होता है, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और रणथंभौर। आपको बताना राजा हमीर का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, रणथंभौर के अंदर हुआ था, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीता वास्तव में मीठा गाती है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पद है वो वाक्यांश रेखांकित पद क्या है, क्रिया विशेषण, विशेषण, अवयव और निपात। तो इसमें आपको पता है कि सीता वास्तव में मीठा गाती है, इसके अंदर सीता क्या है, एक विशेषण है, मीठा गाती है, मीठा क्या विशेषण है, जबकि इसकी विशेषता बताता है, यानी बी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके 61 से लेकर 65 तक आपको जो आपके गद्यांश दिए गए उसका
आपको पढ़ के आंसर करना है। तो अपन इसका भी देख लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा करना पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ लेते हैं और अच्छे से इसका आंसर भी करते हैं। ये वेरी सिंपल ही है, इतना कोई हार्ड नहीं है, इसमें आपको मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। सैकड़ों निरपराधी भारतीयों को गोली का शिकार होना पड़ा। जलियांवाला बाग के चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। वहां का रास्ता बहुत ही संकरा था। एक दिन जलियांवाले बाग में सभा हो रही थी। ब्रिटिश सरकार ने विरुद्ध भाषा हो रही थी। सभा चल रही थी कि सेना की एक टुकड़ी साथ अंग्रेज जनरल डायर आया और उसने बिना ही कहे सुने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। कोई 1000 आदमी मारे गए और कई हजार घायल हो गए और सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। तो ये आपके जो जनरल डायर आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो दशा थी, उसका वर्णन किया गया है। उसके अंदर आपके ये क्वेश्चन दिए गए नीचे, उसके बारे में आपको इसका आंसर करना है। इसकी एक लाइन ऊपर रह गई थी, उसको अपन ने अच्छे से पढ़ा नहीं। वो लाइन क्या थी? वो लाइन थी, चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ। तो इसमें आपको अगला पहला ही क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड समय चंद्रशेखर की आज़ाद क्या थी? तो आयु थी वो क्या थी? 10-11 वर्ष थी। यानी आपके इसका डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह रास्ता बहुत ही क्या था? संकरा था। यानी बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ? जलियांवाला बाग था एक विद्यालय, एक खेत का मैदान या एक मैदान? जलियांवाला एक क्या था? मैदान था। यानी सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। सारे भारत में लहर दौड़ गई। किसकी लहर दौड़ी थी? क्रोध की। यानी बी एक आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलियां चलाना शुरू कर दिया। रेखांकित बंद में समानार्थी नहीं है, आपको बताना है गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो इसका शुरू का आपको समानार्थी शब्द पूछा गया। शुरू को और समानार्थी शब्द नहीं है, इसका पूछा गया। आरंभ करना, प्रारंभ करना, खत्म करना या चालू करना? तो इसके अंदर खत्म करना शुरू का क्या है? समानार्थी शब्द नहीं होता है। खत्म करना यानी उसको नष्ट करना होता है। शुरू का अर्थ होता है प्रारंभ करना, चालू करना या आरंभ करना। अगला जो अपन आगे चलते हैं, अगला बहुत ही अच्छा है। 66 से 70 तक आपको एक पद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया? पद्यांश। उसमें से आपको छांट के क्वेश्चन करने हैं। तो अपन देख लेते हैं कि पद कोमल धोई चढ़ाऊ नाव ने नाथ उतराई चाहो, मोहई राम उराहु नाथ दशरथ सपत सब सांची कहो, बस बरू तीर मारू लखन पे जब लगी न पाई पखारियो, तब लगी न तुलसी नाथ कृपालु पारू उतारियो। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पद्यांश दिए गए उसमें आपको देख के जो आपके आंसर दिए गए उसको सोल्व करना है। तो ये इतना सिंपल है, इतने कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ें और उसके बाद आंसर करें। तो इसका अपन देख लेते हैं, उत्पत्ति के रचयिता कौन है? जो आपके उत्पत्ति दिया गया है उसमें रचयिता का पूछा गया है। तो कबीर, सूरदास, रहीम और तुलसीदास। तो इसके अंदर नीचे लिखा गया आप देखो तुलसीदास। तुलसीदास नहात कपर पाऊ। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कौन है? तुलसीदास है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कमल की उपमा किसे दी गई थी? कमल, कमल की उपमा पैरों को, हाथों को, मुंह को और नाक को। आप अपन ऊपर देखते हैं कमल की उपमा किसे दी गई है। तो इसके अंदर देख लेते हैं, पद कमल तो चढ़ाओ। पद का अर्थ होता है पैर। क्या होता है? पैर। यानी पैरों को जो एक कमल की उपमा दी गई थी। यानी ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। कवि ने कृपाल शब्द का प्रयोग किससे किया? कृपाल। कृपाल किया था लखन के लिए। यानी ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। लखन का आपको तत्सम पूछा है। लखन का तत्सम क्या हो जाएगा? लखन का तत्सम हो जाएगा लक्ष्मण। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण। यानी इसका जो आपके बी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पद्यांश में किसकी सौगात की बात की गई है? पद्यांश के अंदर किसकी सौगात की बात की गई है? इसके अंदर अपन देख लेते हैं, किसकी सौगात आपको पूछा गया। सौगात किसकी थी? यानी किसके बारे में इसकी बात की गई है? तो इसके अंदर आप देख लेते हैं, सौगात की बात की गई थी किसके? जो आपके लखन था उसकी सौगात की बात की। यानी लखन यानी लक्ष्मण की सौगात की बात की गई। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये आज की हमारी हिंदी की क्लास? मैं आपको विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ आज तक ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपकी हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए। जो भी इंग्लिश मीडियम से है उसके अपन इंग्लिश का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो कमेंट के अंदर ज़रूर बता देंगे आपको इंग्लिश का भी चाहिए तो अपन इंग्लिश का लेकर आएंगे। आप बेधड़क